Good morning, all of you. Welcome back to RJ Career Point online and live nursing classes. Very good morning. काफी अरसे के बाद फिर से हम ओबीजी पढ़ने जा रहे हैं. क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया. नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप देखिए नोटिफिकेशन कुछ ऐसा सीन कर दिया. अगर आप एप्लीकेशन को लॉगआउट भी कर देंगे तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा. तो उसके लिए आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा. ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके वहां से अपडेट कर लिए तो सारी चीजें, सारे इश्यू आपके सोल्व हो जाएंगे. ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा. टाइम टेबल का ऑप्शन ऐड करवा दिया है तो आज की तो क्लास जो हो रही है उसका तो ठीक है. कल से आपको हर क्लास का टाइम टेबल के ऑप्शन के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल, अब ठीक है बेटा आपकी क्लासेस लेने के लिए. अच्छा, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए सर. सर हम परेशान हो गए थे फार्मा को पढ़ते पढ़ते, है ना. मुझे लगा ही था कि बच्चे वेट कर रहे होंगे कब से ओबीजी फिर से स्टार्ट हो, तो इसलिए मैंने ही क्लास लेना जरूरी समझा. बस अप्रैल यानी 18 अप्रैल तक आप मेरी क्लासेस देखेंगे. उसके बाद में एक लंबे गैप के बाद में फिर से मेरी क्लासें आएंगी. हाँ, मैं ठीक हूं बेटा. ठीक है, चलिए. सुंदरी बहुत पढ़ लिया आपने. अब वापस अपनी प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में पढ़ लेते हैं. उसको बीच में छोड़ दिया. डिलीवरी तो आपने करवा दी थी. अब उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो हम चेक कर रहे थे. ठीक है, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में वैसे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा. यूट्यूब क्लासेस मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था, आई थिंक 10-12 दिन पहले. तो वहां से भी आपने क्लास अटेंड की होगी और वहां से भी आपने बहुत कुछ चीजें सीख ली होंगी. ठीक है, तो ज्यादा कुछ अपन नहीं पढ़ेंगे, मतलब वैसे एडिशनल कुछ नहीं पढ़ेंगे. जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो सारी चीजें छोड़ने नहीं वाले हैं. ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. कि अगर मान लीजिएगा कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर अगर उसको क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो क्या कहेंगे उसे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रेगनेंसी. हेडिंग लगा लीजिएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. क्लियर? चलिए, तो आप सभी इसके बारे में समझते होंगे. इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. हाँ, फार्मा 4 दिन में कंप्लीट हो गई. अपने जज्बातों को अपने दिल में रखिए बेटा. ठीक है, जब बताने का टाइम आएगा तब निकालिएगा. ठीक है, अभी तो पूरा फोकस कीजिएगा पढ़ाई के ऊपर. ऐसा ना हो जज्बातों के चक्कर में तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए, है ना. देखिएगा, बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की. PIH होता क्या है? तो सिंपली अगर बात करते तो क्या होगा? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर डायरेक्टली विथ प्रेगनेंसी. अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उस प्रेगनेंसी सिचुएशन में अगर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, कि थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इस टॉपिक को, उसके बाद में लिख लेंगे. ठीक है, एक बार आपको बेसिक आइडिया हो जाए. वैसे आप सभी ने पढ़ रखा होगा अच्छे से. थोड़ा बहुत और अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है. ठीक है, समझ में आ गया?
तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर मान लीजिएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर तीन इंपोर्टेंट फैक्ट्स अपन इंक्लूड करते हैं। एक होता है आपका जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक होता है आपका प्री एक्लेम्सिया और एक होता है आपका एक्लेम्सिया सिचुएशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया सिचुएशन। क्लियर हुआ? तीन चीजें, नाम याद रखिएगा, जीटीएन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, ये तीनों इसी के अंदर आती है, ठीक है, और एक्लेम्सिया। समझा रहा हूं कि लिखना नहीं है किसी को। अगर मान लीजिएगा सिंपली क्या हो रहा है, केवल और केवल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसके अलावा नो प्रोटीन्यूरिया, नो एडिमा, किसी प्रकार का कोई प्रोटीन्यूरिया नहीं है, किसी प्रकार का कोई एडिमा सिचुएशन नहीं है, दैट इज नोन एज द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और ये तीनों की तीनों सिचुएशन कब होती है, आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एज। अब 20 वीक के बाद में क्या होती है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 20 वीक के जेस्टेशन पीरियड के बाद में क्या होती है, आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन तीनों सिचुएशन के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर केवल और केवल फीमेल का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रोटीन्यूरिया नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई ओलिगोयूरिया नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई एडिमा नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ओनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करेंगे अपन कैटेगरी वाइज कि कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, नॉर्मल ऑन एन एवरेज आप याद रखिएगा सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा वो +30 mmHg से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डायस्टोलिक की बात करते हैं तो डायस्टोलिक कितना इंक्रीज होगा, +15 to 20। क्लियर हुआ? नॉर्मल या बेसलाइन जितना है, नॉर्मल जितना ब्लड प्रेशर है उसका सिस्टोलिक +30 इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक +15 to 20 इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? यहां पर केवल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, समझे? दूसरी बात करें प्री एक्लेम्सिया की। प्री एक्लेम्सिया सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रोटीन्यूरिया, प्लस इसके साथ साथ एडिमा की सिचुएशन भी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यही सिचुएशन एक्लेम्सिया के साथ में, तो एक्लेम्सिया के साथ में सारे सिम्टम्स ही तो होंगे, प्लस उसके साथ में क्या आ जाएगा, फीमेल को सीजर्स भी देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्लेम्सिया। तो ये तीन कैटेगरी अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। इसके अलावा और भी प्रकार के क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं। अगर मान लीजिएगा 20 वीक से पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, 20 वीक से पहले भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, उसे क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्लियर हुआ? क्रोनिक हाइपरटेंशन, इफ द ब्लड प्रेशर इंक्रीज लेस देन 20 वीक इन द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में 20 वीक से पहले आपका क्या हो चुका है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, दैट इज नोन एज द क्रोनिक हाइपरटेंशन। एक इंपोर्टेंट नोट भी यहां पर याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी फीमेल को क्या है, हाइड्रेटेड 4 मोल है, क्या है, हाइड्रेटेड 4 मोल एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोज, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, तो ऐसी महिला के अंदर क्या हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया की सिचुएशन लेस देन 20 वीक पर आपको देखने को मिल सकती है। लेस देन 20 वीक पर क्या मिल सकती है, प्री एक्लेम्सिया की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। उसे क्रोनिक हाइपरटेंशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उस फीमेल के अंदर क्या होगा, 20 वीक से पहले ही आपका प्रोटीन्यूरिया भी देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी देखने को मिलेगा और एडिमा की सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? ये हमने बेसिक डेफिनेशंस की बात कर ली है कि पीआईएस में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो यहां तक एक बार लिख लीजिएगा, देन उसके बाद अपन आगे डिस्कस करने वाले कि क्या इसके ईटियोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, क्या ईटियोपैथोजेनेसिस होती है, क्यों इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में। ऐसी भी क्या जरूरत आ गई कि ब्लड प्रेशर आपको प्रेगनेंसी में ही बढ़ा, पहले फीमेल को नॉर्मल थी, कभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसी क्या आफत उसने ले ली है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, डेफिनेशन आप सभी ने लगा रखी है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप उसमें हेडिंग लगा रखी है ना, डेफिनेशन पे लिख लीजिएगा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। लिखिएगा भाई फटाफट, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ही फोकस किया करो। ऐसे नहीं कि सर लिखेंगे बोर्ड के ऊपर तभी हम लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आप उसे भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जरूरी नहीं होता कि जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सेम एज इट इज वैसा ही लिखे, ठीक है। हाँ, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे हम कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता क्या है। सिंपली वर्ड के अंदर लिखते हैं, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड विथ
डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड है वो। नेक्स्ट वन, यहां पर देखिएगा कौन कौन सी सिचुएशन को इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड, फर्स्ट वन इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सेकेंड वन इज प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। एंड थर्ड वन इज एक्लेम्सिया। तो ये तीन सिचुएशन देखने को मिलती हैं। इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एज। 20 वीक के जेस्टेशन के बाद में क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। समझे सभी? अब एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टडी लगाएगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। देखिए पहला लिखेगा फर्स्ट वन, फर्स्ट वन इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। यहां क्या होने वाला है? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर 20 वीक ऑफ gestation and up to 48 hour after the डिलीवरी। डिलीवरी के 48 घंटे बाद तक नो प्रोटीन्यूरिया एंड नो एडिमा, नो प्रोटीन्यूरिया एंड नो एडिमा, ओनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज। केवल और केवल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये तीनों इसका क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गए। केवल क्या होगा? केवल क्या होगा? यहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? किसी प्रकार का कोई प्रोटीन्यूरिया और एडिमा नहीं होने वाला है। लिखा सभी ने? दूसरा लिखेगा प्री एक्लेम्सिया, सेकंड में लिखेगा प्री एक्लेम्सिया। सिंपली डेफिनेशन है, फटाफट लिख लीजिएगा इन्हें। इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे 10 बजे तक, ठीक है? प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया सिचुएशन क्या होती है? सेम एज दिस हाइपरटेंशन होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर विथ प्रोटीन्यूरिया एंड एडिमा, with proteinuria and edema after 20 week of gestation, after 20 week of gestation age। That is known as the pre-eclampsia। उसे हम क्या कहेंगे? pre-eclampsia कहेंगे।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट थर्ड वन लिखिएगा एक्लेम्सिया। थर्ड वन लिखिएगा एक्लेम्सिया। हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया प्लस एडिमा प्लस सीजर्स आफ्टर 20 वीक, दैट इज नॉन एज द एक्लेम्सिया। नेक्स्ट लिखिएगा क्रोनिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बिफोर 20 वीक एंड इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल and in non-pregnant female, that is known as the chronic hypertension. Next one, chronic with superimposed hypertension। पहले फीमेल नॉर्मल थी, सडनली क्या हो चुका है, उसको हाइपरटेंशन हो चुका है। पहले फीमेल क्या थी, नॉर्मल थी, ठीक है। क्रॉनिक विथ सुपर इंपोज्ड हाइपरटेंशन, क्लियर हुआ? यानी पहले फीमेल नॉर्मल थी, उसके बाद में सडनली क्या हो चुका है, एडिमा और प्रोटीनूरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो उसमें लिखिएगा न्यू अकरेंस ऑफ proteinuria and edema। नेक्स्ट वन एक आता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, द हाइपरटेंशन विथ अननोन एटियोलॉजी। एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी जैसे ही डॉक्टर के सामने जाएंगे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये आपके लिए जो इंपोर्टेंट थे वो आपने लिख लिए हैं, जल्दी से इनके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि होता क्यों है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट मींस अगर मान लीजिएगा कोई ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है या कोई ऐसा पुरुष जो प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, उसके अंदर भी अगर मान लीजिएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है कंटिन्यूअस, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन कह सकते हैं। क्लियर हुआ? अब सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, फर्स्ट वन इज प्री एक्लेम्सिया। न्यू लिखा है बेटा, ठीक है, न्यू अकरेंस, नई, NEW, क्लियर, NEW। थोड़ा पतला लिखते हैं ना, सर भी पेन को हल्का रखते थे ना, तो उनका तो बहुत अच्छे समझ में आता था, आपको मैंने तो कभी नहीं देखा। बिफोर 20 वीक का मतलब, 20 वीक का मतलब क्या हो चुका है कि प्रेगनेंसी 20 वीक की हो गई थी, कि उसके बाद मोस्टली क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पीआईएच में तो तीन ही सिचुएशन है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया आपको, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में तो यहाँ एक्लेम्सिया तक भी पढ़ते हैं,
क्रोनिक हाइपरटेंशन और क्रोनिक विथ सुपर इंपोज आपको एडिशनल लिखवा दिया है मैंने कि अगर मान लीजिएगा कोई ऐसी महिला जिसमें क्या हो, प्रेगनेंसी प्रेजेंट हो, और उस फीमेल में अगर मान लीजिए 20 वीक से पहले, हमने सारी चीजें बात की किसकी, कि सर 20 वीक के बाद में, 20 वीक के बाद में, 20 वीक के बाद में, तीन चीजें देख लिए, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, तीनों क्या थी 20 वीक के बाद में। अगर मान लीजिएगा सर 20 वीक से पहले अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या कहेंगे उसे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन होता है सर अगर 20 वीक से पहले अगर फीमेल में ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द क्रोनिक हाइपरटेंशन। या तो कोई फीमेल ऐसी जिसमें 20 वीक से पहले ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, या फिर किसी नॉन प्रेग्नेंट महिला के अंदर डायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे भी अपन क्या कहेंगे, उसे भी अपन क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग लगाएगा प्री एक्लेम्सिया, हेडिंग लगाएगा प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया, देखिए प्री एक्लेम्सिया का मीनिंग क्या हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अपन डिफरेंशिएट करके बात करेंगे, अब देखिए आप जो भी, हाँ अपना फोकस है पूरा क्लास पर रखें। सर नॉन प्रेग्नेंट में क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलना जरूरी है, नॉर्मल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने दोनों सिचुएशन बताई है, ठीक है। आप क्रोनिक हाइपरटेंशन को लेते हुए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नॉर्मल नहीं हो सकता, उसमें नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने सिचुएशन बताई अगर मान लीजिएगा प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसके अंदर फिर क्रोनिक अपन बोल सकते हैं, या तो क्रोनिक होगा या फिर आपका नॉर्मल जो हाइपरटेंशन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं किसकी, प्री एक्लेम्सिया की, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया में होगा क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg। इसके साथ साथ क्या होगा, एडिमा आपका हो गई, प्लस प्रोटीन्यूरिया आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल कैसे थी, प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव, प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव। मतलब क्या हो गया, जब महिला की जेस्टेशन एज 20 वीक थी, ठीक है, यानी लेस देन 20 वीक, उससे पहले फीमेल क्या थी, नॉर्मल थी। जैसे ही 20 वीक उसने क्रॉस किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, इतने से ज्यादा, उसके अंदर एडिमा देखने को मिल रहा है, उसके अंदर प्रोटीन्यूरिया देखने को मिल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया 140/90 mm Hg, उसका उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, एडिमा देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगा विथ अननोन ईटियोलॉजी। आपको एग्जैक्ट ईटियोलॉजी भी पता नहीं है, आपको एग्जैक्ट ईटियोलॉजी भी पता नहीं है। क्लियर? उसे हम क्या कहेंगे, प्री एक्लेम्सिया कहेंगे। समझ में आया सभी को? तो इसमें लिख लीजिएगा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर with 140/90 mm of Hg increase the blood pressure with 140/90 mm of Hg और एडिमा with proteinuria after 20 week of gestation, after 20 week of gestation in a previously normotensive and non-proteinuric female with unknown etiology, with unknown etiology,
दैट इज नॉन एज प्री एक्लिम्स। एक ऐसी फीमेल जो पहले नॉर्मल थी, किसी प्रकार की उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं था, किसी प्रकार का एडिमा नहीं था, किसी प्रकार का प्रोटीन्यूरिया नहीं था, लेकिन जैसे 20 वीक उसने क्रॉस की उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसमें एडिमा देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ प्रोटीन्यूरिया भी देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्री एक्लेम्सिया की सिचुएशन कहते हैं। समझे बात को? नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसिडेंस की, कि कितनी महिलाओं के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस की बात करते हैं तो 5 to 15% इंसिडेंस आपको देखने को मिलता है। कितना? 5 से लेकर 15% इंसिडेंस आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रेविडा की बात करते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा में ज्यादा होता है, मल्टी ग्रेविडा में कम होता है। ठीक है, लिखेगा इंसिडेंस 5 to 15% प्राइमरी के अंदर ज्यादा होता है, यानी 10%। प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर कम रहती है। ठीक है, 5%। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज की बात कर रहे थे अपन। देखिएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर कितना इंक्रीज होता है? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक बीपी जो होगा आपका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज प्लस 30 mm ऑफ Hg, प्लस 30 mm ऑफ Hg, यानी 30 mm ऑफ Hg इंक्रीज होता है। ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट बताया। ठीक है, मिनिमम ये 30 mm तो इंक्रीज होगा ही। बात कर रहे थे किसकी? डायस्टोलिक की। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज प्लस 15 to प्लस 20 mm ऑफ Hg। यहां माइनस प्लस नहीं है ये। ठीक है, यानी 15 से लेकर 20 mm ऑफ Hg इंक्रीज हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये हमने बात की कि हाइपरटेंशन की अगर सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो कितना ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट सिस्टोलिक 30 तो इंक्रीज होगा, और डायस्टोलिक की बात करें तो 15 to 20 क्या हो सकता है? डायस्टोलिक भी इंक्रीज हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट के लिए अगर बात करते हैं तो हो गया ब्लड प्रेशर का। अगर बात करते हैं किसकी? मीन आर्टीरियल प्रेशर। किसकी बात करते हैं? मीन आर्टीरियल प्रेशर। नेक्स्ट लिखेगा मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मली 93.3 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? 93.3 mm ऑफ Hg क्या होता है आपका? नॉर्मल मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है। 93.3 mm ऑफ Hg। So it is normal मीन आर्टीरियल प्रेशर। नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर है, नॉर्मोटेंसिव लिखा है, यानी नॉर्मल थी। मेरी बातों को सुनिए आप ध्यान से, इधर उधर ध्यान ना लगाएं यहां पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? मीन आर्टीरियल प्रेशर इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होगा? इंक्रीज कितना? प्लस 20 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज हो जाता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होगा प्लस 20 mm ऑफ Hg तक क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और प्लस 20 mm ऑफ Hg तक अगर इंक्रीज होता है तो यहां पर अपन मान सकते हैं मोर देन 105 mm ऑफ Hg आपको क्या मिलेगा? मीन आर्टीरियल प्रेशर मिलेगा। मोर देन 105
mm ऑफ Hg आपको क्या मिलेगा, मीन आर्टियल प्रेशर। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। द मीन आर्टियल प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई विथ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर सभी को पता है, डिफरेंशिएशन इन बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। नेक्स्ट प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इससे निकाल सकते हो आप, या इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए आप, दूसरा लिख लीजिएगा, मीन आर्टियल प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्लस 2 मल्टीप्लाई डायस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मीन आर्टियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला काम आते हैं। तो आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं ना। पहले लिख लीजिएगा 1/3 मल्टीप्लाई विथ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर आपको पता है क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। वो क्या आएगा आपका, पल्स प्रेशर आएगा। उसके साथ में क्या कर देंगे, डायस्टोलिक बीपी को ऐड कर देंगे। बाकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आप गणित के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो निकाल के चेक कर लीजिएगा अपने फॉर्मूले के अंदर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पुट करके देख लीजिएगा, 93.3 mm ऑफ Hg आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां तक लिखा सभी ने। ये हमने बात कर ली किसकी, कि ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता है और मीन आर्टियल प्रेशर कितना बढ़ता है। मीन आर्टियल प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है, +20 mm ऑफ Hg इंक्रीज हो चुका है, यानी 105 mm ऑफ Hg आपका क्या हो चुका है, मीन आर्टियल प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, 1/3 मल्टीप्लाई विथ पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी। ये क्या है, प्लस डायस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट दूसरा लिख लीजिएगा, सिस्टोलिक +2 डायस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन प्रोटीन यूरिया की। किसकी, प्रोटीन यूरिया, जो आगे अपने काम आएगा। तो प्रोटीन यूरिया आप सभी को पता है, यूरिन के साथ प्रोटीन का लॉस हो रहा है। लेकिन कितने प्रोटीन का लॉस हो रहा है, कितने प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा और हम इसे कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और हम इसे कैसे इंडिकेट करने वाले हैं। क्लियर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रोटीन यूरिया का सैंपल होगा वो 24 आवर यूरिन सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं। प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन, "24 आवर यूरिन स्पेसिमेन", 24 घंटे आपने जो यूरिन कलेक्शन किया है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोटीन को चेकआउट करते हैं। बैक करें बेटा, फार्मा में तो फिर क्या ही रहा होगा आपका, सर को परेशान कर दिया होगा आपने, है ना। ऐसे बाहर के टीचरों के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तो सब समझता हूं तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन बाहर से कोई टीचर आते हैं तो वो क्या ही देखेंगे, आरजे के बच्चे इतने आलसी कैसे हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, है ना। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, घर की बातें बाहर जाए तो। मेरे साथ चल जाता है, बाकी टीचरों के साथ आप कोशिश किया करें कि थोड़ा फास्ट लिखें, जल्दी समझने की कोशिश करें, है ना। घर की बात घर में रहे तो उसका अलग मजा रहता है। चलिए, यहां तो समझा सभी ने। अब देखिए बात कर लेते हैं प्रोटीन यूरिया का कैटेगरी वाइज, अलग अलग क्या क्या कैटेगरी रहती है। सबसे पहले लिखिएगा, फर्स्ट वन अगर बात करते हैं, एक मिनट, फर्स्ट वन लिखिएगा
ट्रेस प्रोटीन यूरिया, ट्रेस प्रोटीन यूरिया, ट्रेस प्रोटीन यूरिया के अंदर क्या होगा, 0.1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन लॉस होगी। कितनी, 0.1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन लॉस आपको देखने को मिलेगी। 1 लीटर में 0.1 ग्राम प्रोटीन ही लॉस होती है, ठीक है। अच्छा, परेशान करके फेरेट बन गए। वन 140/90 mOhg के अकॉर्डिंग मीन आर्टिफिशियल प्रेशर वैल्यू 500। अच्छा, सर ने बैक किया ही नहीं। ये कैसा आंसर निकाल के दिया आपने, फिजा। आप कैलकुलेशन अच्छे से सीखिएगा, जितेंद्र सर की क्लास लगेगी आज, है ना, तो उनसे आप कैलकुलेशन सीखिए, क्योंकि मुझे भी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कम ही आती है। ऐसा ना सोचे कि सर की मैथमेटिक्स अच्छी है, ऐसे तो आंसर नहीं निकलेगा। आप जो बता रहे हो 500, तो फिर ब्लड प्रेशर क्या मारने में हो क्या उसको। मीन आर्टिफिशियल प्रेशर 500 का मतलब आप समझते हैं। सॉल्व करके देखिएगा बेटा क्या आंसर आता है, ठीक है। पहला आपने बात कर लिया ट्रेस प्रोटीन, सॉल्व भी कर लेते। सिस्टोलिक कितना था अपने पास में, 140 प्लस 2 डायस्टोलिक 90 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैसे आप सोल्व करने वाले हैं, यही तो पुट किया होगा ना आपने। चलिए, वन 106 है ना, 106 तो आ रहा है इसका आंसर। 140 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके इसको डिवाइड कर दीजिए। हाँ, 106। ठीक है। तो 500 करके आप उसको गलत मत करिए। सर ने नहीं बताया कि आपको पहले क्या गुणा होता है, पहले गुणा होता है, जोड़ होता है, ठीक है। मैंने सर की क्लास ली, अच्छे से नहीं ली है ना, आज दोबारा लेनी पड़ेगी सर की क्लास, है ना। मैंने कहा सर बच्चों को आपने उड़ा ही दिया है पूरा, हवा में उड़ रहे हो तुम लोग, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोटीन यूरिया +1, सॉरी 1+ या +1, जो भी आप लिख लीजिएगा, 1+। प्रोटीन यूरिया 1+। यहां पर जो प्रोटीन लॉस होता है दैट इज 0.3 ग्राम पर लीटर। कितना होगा, 0.3 ग्राम पर लीटर प्रोटीन लॉस। 0.3 ग्राम पर लीटर क्या होता है, प्रोटीन लॉस होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट यहां से लिखिएगा, नेक्स्ट थर्ड वन लिखते हैं अपन, 2+ एंड 3+, 2+, 3+ एंड 4+। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोटीन यूरिया 2+। 2+ में क्या होगा, 1 ग्राम आपका प्रोटीन लॉस होगा। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बात करें, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोटीन लॉस होगा। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड वन, प्रोटीन यूरिया 2+, 1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन लॉस। नेक्स्ट फोर्थ वन लिखिएगा प्रोटीन यूरिया
3 प्लस 3 ग्राम पर लीटर प्रोटीन लॉस। नेक्स्ट वन लिखेगा प्रोटीन यूरिया 4 प्लस इज इक्वल टू एंड मोर देन 5 ग्राम पर लीटर प्रोटीन लॉस। ट्रेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस बताया ना बोर्ड मास, फंडामेंटल में सर ने बताया है। हाँ वही बोर्ड मास से होता है ना। लिख लिया तो सभी ने, याद करने के लिए बता देता हूं। देखिए याद कुछ नहीं करना है, ट्रेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस तो आपको याद ही है, बस ऐसे याद करना है। ट्रेस में 0.1 फिर क्या हो जाएगा 0.3 फिर 1 फिर 3 और फिर 5, बस 0.1 0.3 1 3 5। ट्रेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस, ये आपकी क्या होती है, प्रोटीन लॉस होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो, बाकी नहीं पूछेगा ऐसे। बाकी आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि माइल्ड के अंदर कौन सा होता है और सीवियर प्रीएक्लेम्सिया में कौन सा प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलता है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब प्रोटीन यूरिया होगी तो क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फीमेल के अंदर आपको एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं, वैसे एडिमा अगर प्रेगनेंसी कंडीशन की बात की जाए तो एक नॉर्मल सिचुएशन भी होती है, यानी नॉर्मली भी आपको माइल्ड एडिमा तो देखने को मिल सकता है प्रेगनेंसी सिचुएशन में, लेकिन यहां पर क्या होगा, आपको सीवियर एडिमा की सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लगाएगा टाइप्स ऑफ प्रीएक्लेम्सिया। टाइप्स ऑफ प्रीएक्लेम्सिया, प्रीएक्लेम्सिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। तो टाइप्स ऑफ प्रीएक्लेम्सिया, ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 to 90 mm of Hg but less than 160 to 110 is known as the mild preeclampsia। और अगर मान लीजिएगा ब्लड प्रेशर आपका कितना हो जाए, मोर देन 160 बाई 110, दैट इज नॉन एज द सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया के अंदर आपका जो प्रोटीन के साथ यूरिन के साथ जो प्रोटीन लॉस होने वाला है वो कौन सा होगा, आपका ट्रेस होगा, 1 प्लस होगा और 2 प्लस होगा। ओलिगोयूरिया इस सिचुएशन के अंदर नहीं होती है। माइल्ड की अगर बात करते हैं ओलिगोयूरिया नहीं होगा, सीवियर में आपको ओलिगोयूरिया की कंडीशन भी देखने को मिलने वाली है। माइल्ड के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई ब्लड विजन नहीं मिलेगा, यानी आईज के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर बात करते हैं सीवियर की, तो सीवियर के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी फीमेल होगी उसको ब्लड विजन स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड क्या होगा, आपके रेटाइना के अंदर जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, आपका रेटाइनल डिटैचमेंट होने की संभावना है। ठीक है, तो दोनों टाइप्स आप लिख लीजिएगा। जीएमसीएच के लिए क्या ही बताएं बेटा, पेपर है, एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी आपने कर रखी है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम कुछ नहीं भूले। तो आई होप कि आप कुछ बेटर परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम के अंदर, और एग्जाम से स्ट्रेस आउट नहीं होना है आपको। सिर्फ मान लीजिए आपने जो तैयारी की है, ऐसा तो होगा नहीं कि अब 10-12 दिन के अंदर आप कुछ पढ़कर या कुछ बड़ा करने वाले हैं। जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, वही सबसे बेटर प्रिपरेशन होगी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की। नॉलेज तो आपने जितना ले रखा है उतना सफिशिएंट है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि अब 10-12 दिन के अंदर वो सब चीजें नहीं पढ़ी जा सकती जो आपने छोड़ रखी है। बस आपने जो पढ़ रखा है उसको बूस्ट कर लीजिए एक बार रिवाइज करके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से तो एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दो प्रकार लिख लीजिएगा, एक होता है माइल्ड और एक होता है क्या, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। एक तरफ लिखिएगा माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया, माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया, दूसरा लिखिएगा सीवियर
प्री एक्लेम्सिया। माइल्ड और सीवियर प्री एक्लेम्सिया में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? माइल्ड में क्या होगा? द ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm of Hg, but less than 160/110 mm of Hg, बट 160 to 110 mmHg से क्या होगा? कम रहेगा। यहां पर ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110 mm of Hg, 160 से 110 mm ऑफ Hg से ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यूपीपीएससी एग्जाम देने जाए या नहीं? फॉर्म भर दिया है तो एग्जाम देने जरूर जाओ आप। ठीक है, अगर आपका फॉर्म फिल हो गया ना तो एग्जाम देने जरूर जाना। एग्जाम का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है किसके ऊपर? आपकी स्टडी के ऊपर। अगर आपने एग्जाम दिया तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन, माइल्ड की अगर बात करते हैं तो माइल्ड के अंदर क्या होगा? एडिमा होगा। जी बिल्कुल, एडिमा प्रेजेंट होगा माइल्ड के अंदर भी, और एडिमा प्रेजेंट होगा सीवियर के अंदर भी। दोनों सिचुएशन में आपको एडिमा देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, क्या प्रोटीन यूरिया होगा? जी बिल्कुल, प्रोटीन यूरिया होगा। और प्रोटीन यूरिया भी कौन सा होगा? ट्रेस होगा, 1+ होगा और 2+ होगा। कौन कौन सा? ट्रेस, 1+ एंड 2+। और यहां पर जो प्रोटीन यूरिया होने वाला है, प्रोटीन यूरिया दैट इज 3+ एंड 4+। नेक्स्ट, क्या ओलिगो यूरिया होगा? यहां ओलिगो यूरिया देखने को नहीं मिलेगा, ओलिगो यूरिया एब्सेंट। ये आपकी एनक्लेक्स कहती है कि ओलिगो यूरिया नहीं होगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर सीवियर प्री-एक्लेम्सिया में, तो यहां पर आपको ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगो यूरिया प्रेजेंट, ओलिगो यूरिया प्रेजेंट होगा। हाँ, यही मैं देख रहा हूं। यूपीपीएससी में तो वेल वैकेंसी थी ना। एक बार और समझा दे। देखिए, माइल्ड और सीवियर दो हमने बात की किसकी? प्री-एक्लेम्सिया की। माइल्ड के अंदर ब्लड प्रेशर हमने बेसिकली डेफिनेशन में ही लिखा था कि ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 mm ऑफ Hg। 140 से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है 140/90 तो उसे हम प्री-एक्लेम्सिया में काउंट करते हैं। लेकिन सर 140 से तो पूरा पता नहीं कहां तक जा सकता है ना? तो सर 140 से लेकर 160 के बीच में रहेगा तो हम क्या कहेंगे? माइल्ड प्री-एक्लेम्सिया कहेंगे। और 160 से ऊपर चला गया तो उसको हम क्या कहेंगे? सीवियर प्री-एक्लेम्सिया कहेंगे। माइल्ड के अंदर आपको एडिमा मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो एडिमा तो होना ही है। +1 +2 और ट्रेस प्रोटीन यूरिया होगा। ओलिगो यूरिया यहां पर नहीं होगा, माइल्ड के अंदर ओलिगो यूरिया नहीं होगा। जबकि सीवियर की बात करें तो प्रोटीन यूरिया भी होगा, एडिमा भी होगा और ओलिगो यूरिया भी प्रेजेंट रहेगा। लिखा है था सभी ने? नेक्स्ट वन, बात करते हैं माइल्ड के अंदर यही सिम्टम्स होंगे। सीवियर की बात करते हैं, सीवियर में क्या होगा? फीमेल को हेडेक होगा। क्या होगा? हेडेक की सिचुएशन होगी। इसके अलावा ब्लड विजन होगा, यानी अगर मान लीजिएगा क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो उसके कारण क्या होगा? रेटिना की जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर नहीं हो पाएगी और रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। अगर केवल ब्लड विजन है या नॉर्मल आपको रेटिनल डिटैचमेंट नहीं है तो ये ब्लड विजन क्या होता है? 2 to 4 डेज बाद में क्या होता है? ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाता है। लेस देन 400 ml पर डे, लेस देन 400 ml पर डे। एक दिन में 400 ml से कम क्या होगा? आपका यूरिन आउटपुट होगा। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा, सीवियर की तरफ लिखना भाई। ठीक है,
वो पूरा हो गया है। अपना माइंड सीवियर की तरफ लिखना, एक दो चीजें और लिखेंगे सीवियर के अंदर। हाँ, ब्लर्ड विजन, ड्यू टू रेटाइनल डिटैचमेंट। इसके अलावा देखेगा अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा पेशेंट को। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, लीवर है, वहां पर आपका क्या है, लीवर है, और लीवर को क्या होगा, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगी। वो अपन पूरा इटियोपैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे, अभी केवल सिम्टम्स लिख लीजिए। हर एक सिम्टम्स का रीजन बताने वाला हूं कि जो क्यों हो रहा है, ये सिम्टम्स का कारण क्या है। ठीक है, तो सीवियर में लिखते जाइएगा। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन, या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। रीजन क्या है, नीचे लिख लीजिएगा, हेल्प सिंड्रोम, hemolysis, elevated liver enzyme and low platelet count। HELP मत लिख लीजिएगा, ठीक है, HELLP ये हेल्प की नई स्पेलिंग है, इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, ड्यू टू हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, पेन होता है। इटियोपैथोजेनेसिस में बताऊंगा आपको क्यों हो रहा है, पूछता कभी नहीं है, केवल पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, H indicate the hemolysis, EL indicate the elevated liver enzyme। ये सीवियर में लिखना है बेटा, ठीक है। LP लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट, लेस देन 1 लाख, 1 लाख। ये सारे किसके सिम्टम्स लिखे हमने, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया के सिम्टम्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप इसके बारे में जानिएगा कि ये होता क्यों है, क्या इसकी ईटियोलॉजी रही होगी। ठीक है, अगर एग्जैक्ट ईटियोलॉजी की बात करेंगे, आप पढ़ेंगे कहीं तो आपको मिलेगा एग्जैक्ट ईटियोलॉजी इज अननोन, कि किसी को कुछ पता ही नहीं है क्यों हो रहा है, बस हो रहा है तो हो रहा है। तो हेडिंग लिखेगा इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस हेडिंग लिखेगा इटियोपैथोजेनेसिस। लिखा सभी ने? अब देखिए इटियोपैथोजेनेसिस को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, पूछा कहीं नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कभी पूछ ले तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 3 फैक्टर होते हैं जो क्या कोज करते हैं आपको, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कोज करते हैं। सबसे पहला एबनॉर्मल प्लेसेंटा,
सेकंड वन, एंडोथीलियल डिसफंक्शन। थर्ड वन, वैसोस्पाज्म। थर्ड वन क्या हो गया? वैसोस्पाज्म। नाम लिख लो तब बता देना। हाँ, वो सारे सीवियर में लिखने थे। अब तो एटियोपैथोरेसिस पूरी पढ़ रहे हैं। ये किसी माइल्ड और सीवियर अलग अलग नहीं होगी, वो सेम होगी। ठीक है, ये क्या होगी? सेम होगी। P स्टैंड फॉर प्लेटिलेट्स। LP लिखा है ना, लो प्लेटिलेट, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटिलेट काउंट। लिख लिया? चलिए अब थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, है ना। जितना समझा रहा हूं उतना समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं ताकि, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको सीधे सीधे लिखवा दूंगा ना, तो लिखने के बाद में पूरा कचरा हो जाएगा आपको सिम्टम्स का। सर ये क्यों हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ, ये जो आपकी क्यूरोसिटी है, बाकी पूछता कहीं नहीं है, केवल स्टूडेंट की क्यूरोसिटी होती है, सर ये क्यों हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ, सर ये क्यों है। ठीक है, तो वो होना भी चाहिए। तो उसको शांत करने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बाद में ऐसी चीजें कभी नहीं आए कि सर ये क्यों हुआ है, ऐसा भी क्या हो गया था, इसके कारण फीमेल को ये सारी आफत हो रही है। चलिए ध्यान से सुनिएगा आने वाले 5 मिनट के लिए। देखिए हमने क्या पढ़ रखा है? सर हमने पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, और इस यूट्रस की वॉल के साथ हमारा ये क्या अटैच है? सर प्लेसेंटा अटैच है। और प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटल वेड सर्कुलेशन होता है। इसमें इंटरविलर स्पेस और विलाय सिस्टम होता है। सर यही हमने पढ़ रखा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि आपका यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है। कौन सा? यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो इसके अंदर क्या आती है? आपकी यूट्राइन आर्टरी आती है। यूट्राइन आर्टरी आने के बाद में क्या होगा? देखिए मान लीजिएगा यहां पर मैं 3 लेयर बना देता हूं। ये आपकी एंडोमेट्रियम है, ये आपकी मायोमेट्रियम है, ये आपकी क्या है? पेरीमेट्रियम है। तो यहां पर आने के बाद में ये जो आपकी आर्टरीज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइरल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। यूट्राइन आर्टरी फिर क्या हो जाती है? स्पाइरल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक लार्ज सेगमेंट है। क्या है? एक लार्ज सेगमेंट। इस लार्ज सेगमेंट के इस पोर्शन को मैं कट करके आपको इधर जूम कर देता हूं। इसको हमने क्या कर दिया? इधर जूम कर दिया। तो जूम करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? हमें कुछ प्रकार दिखाई देगा। कुछ इसी प्रकार दिखाई देगा। ये आपकी क्या आ रही है? यूट्राइन आर्टरी आ रही है। इस यूट्राइन आर्टरी के आने के बाद में क्या होगा? ये पेरीमीटर को क्रॉस कर दिए। अब इसमें क्या होगा? आपकी ये स्पाइरल आर्टरीज है। ये क्या? स्पाइरल आर्टरीज है। अब होता क्या है? यहां से आपका प्लेसेंटा अटैच है। क्या है? प्लेसेंटा अटैच। इसमें फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है। यहां पर क्या आपका अम्लाइकल कोड है। अम्लाइकल कोड से क्या निकलते हैं? सिविलाइज निकलती है। अब देखिएगा होता क्या एग्जैक्टली। अब समझ लीजिएगा, क्लास रुकने वाली तो सिचुएशन ही नहीं होनी चाहिए। सारा इंटरनेट चेंज करवा लिया, सारे मशीनें चेंज करवा दी, तो अब मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। और फार्मा के अंदर भी आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि एक दिन भी आपकी क्लास रुकी हो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है? प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल। प्रेगनेंसी होने के बाद में देखिए 12 से 14 वीक के बीच में क्या होता है?
एक प्रोसेस होती है। दूसरी उसके बाद में अगर सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, वो होती है आपकी 16 से 18 वीक के बीच में। कब होती है? 16 से 18 वीक के बीच में दो प्रोसेस होती है। सर ये दो प्रोसेस होती क्या है? ये होता है ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। क्या होता है? ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है। अगर किसी को बनाना है ना समझने के लिए, ये बाद में पूरा लिखवाऊंगा नहीं इतना, ये केवल समझने के लिए, ठीक है। ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है। सर ये ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन में क्या होगा? ये जो आपकी स्पाइरल आर्टरीज है, स्पाइरल आर्टरी क्या कर रही है? आपके प्लेसेंटा के अंदर जो प्लेसेंटल बेड सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड लेकर आ रही है। पढ़ा है ना आपने ये कि सर 500 से 700 ml पर मिनट के हिसाब से क्या करती है? ब्लड फ्लो करती है। वो कौन करती है? आपकी स्पाइरल आर्टरी करती है। समझे? फिर ये जो ब्लड फ्लो होगा यही क्या करेगा? आपके विलाय सिस्टम के अंदर एक्सचेंज करेगा न्यूट्रिशन को और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेगा, न्यूट्रिशन दे देगा, वेस्ट प्रोडक्ट ले लेगा। तो जितना अच्छा ब्लड फ्लो आएगा इधर से, उतना ही अच्छा क्या होगा? आपके बेबी के अंदर ब्लड फ्लो रहेगा, ठीक है। उतना ही बेबी आपका क्या रहेगा? मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको। अदरवाइज क्या होगा? बेबी का जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब हमारी बॉडी क्या चाहती है? हमारी बॉडी तो यही चाहेगी ना कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हो बच्चे को, बेबी को किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ रही है वैसे वैसे उसके पास ब्लड प्रॉपरली जाना चाहिए। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यही हमारी बॉडी चाहती है। तो यहां पर होता क्या है? 12 वीक तक आते आते, कब? 12 वीक तक आते आते यहां आपके जो स्पाइरल आर्टरीज हैं, उन स्पाइरल आर्टरीज के अंदर क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन होता है। सर ये ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन इस प्रकार समझ लीजिए आप कि ये जो आपकी लेयर है, कौन सी? ये जो आपकी लेयर है किसकी? ब्लड वेसल्स की। उनके ऊपर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कवरिंग आ गई है। उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझ लीजिए, ठीक है। जितना मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या होता है? अगर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा? जो आपकी स्मूथ मसल्स होती है, क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स ऑफ स्पाइरल आर्टरीज, ये क्या हो जाती हैं? रिप्लेस हो जाती हैं। किससे? ट्रोफोब्लास्ट के साथ में। ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब अंदर चले जाना, अंदर घुस जाना, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? आपकी स्पाइरल आर्टरी के अंदर घुस जाता है और वहां की स्मूथ मसल्स को रिप्लेस कर देता है। सर इससे होगा क्या? इससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्पाइरल आर्टरी क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। ब्रॉड स्पाइरल आर्टरीज फनल शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है? फनल शेप। और फनल शेप होने के कारण क्या होता है? मोर ब्लड फ्लो, मोर ब्लड फ्लो होता है। सर ये क्या है? नॉर्मल है क्या ये? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पहली स्टेज में क्या होता है? आपका केवल और केवल डेसिडुआ तक होता है। कहां तक होता है? डेसिडुआ तक, यानी केवल और केवल एंडोमेट्रियम जो है उस एंडोमेट्रियम के लेवल तक ही इन्वेजन होता है। पहली फेज में 12 से 14 वीक में केवल एंडोमेट्रियम तक। कहां तक? एंडोमेट्रियम तक क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होगा। पहली फेज नॉर्मली कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी फेज आती है अब कब? 16 से 18 वीक में। तो पहली फेज में तो क्या कर दिया? इस लेवल तक इनको ब्रॉड कर दिया। दूसरी फेज आएगी और कहां तक करेगी? वो मायोमेट्रियम तक करना है उसे। तब जाकर आपकी जो स्पाइरल आर्टरी क्या है और क्या हो जाएगी? ब्रॉड। ज्यादा ब्रॉड होंगी तो जहां पर आपके आईबीएस के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा, आईबीएस में ज्यादा ब्लड आएगा तो फिर विलाय सिस्टम के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगी। विलाय सिस्टम से फिर बच्चे को क्या होगा? प्रॉपर ब्लड सप्लाई चलती रहेगी। सही है नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? लेकिन होता कुछ ऐसा है, अब ये क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन होता ऐसे है कि किसी महिला के अंदर एबनॉर्मल प्लेसेंटा अगर डेवलप होता है तो उसमें क्या होगा? जो सेकंड स्टेज ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है वो क्या होती है? इनकंप्लीट। क्या होती है बेटा? इनकंप्लीट होती है।
और इसके इनकम्प्लीट होने के कारण क्या होगा, 16 से 18 वीक पर जब आपका स्पाइनल आर्टरी ब्रॉड नहीं होती है तो उसके बाद में हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ये चाहती है कि मैं मोर ब्लड प्रेशर, यानी मैं ब्लड प्रेशर ज्यादा लगाऊंगी तो बच्चे को ब्लड ज्यादा जाएगा। क्या होगा, हमारी बॉडी ये चाहती है कि इस बेबी का फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देती है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ही सारे आपके सिम्टम्स देकर आने वाला है। हुआ क्या है, नॉर्मली अगर ये मान लीजिएगा सेकंड फेज ऑटोमेटिकली सही हो जाती है तो यहां पर बॉडी अपना ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ाती, लेकिन हुआ क्या है, 16 से 18 वीक पर होने वाले ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन का इनकम्प्लीट, ये अगर इनकम्प्लीट होता है तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी चाहती है कि हम फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन को मेंटेन करें, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करें, प्रॉपर करें, मोर ब्लड फ्लो करें। तो ज्यादा ब्लड फ्लो करने के लिए क्या चाहिएगा आपको, या तो पीछे से मोटर या पंप का एक्शन बढ़ाना होगा, लेकिन यहां पर बॉडी क्या कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करना स्टार्ट कर देती है ताकि कैसे भी ब्लड प्रेशर बढ़े और इन स्पाइनल आर्टरी में से मोर एंड मोर ब्लड क्या हो, फीटस के पास ट्रांसफर हो। अब यहां से क्या हुआ बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है, यहां से क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। ये स्टार्टिंग होती है आपकी किसकी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की। कुछ इस प्रकार की इसकी इटियोपैथोजेनेसिस होती है। समझ में आया या नहीं आया? ये इसीलिए 20 वीक के बाद में होता है। क्यों? क्योंकि 16 से 18 वीक तो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन ही है। 18 वीक तक अगर मान लीजिएगा वो सेकंड फेज कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बाद बॉडी बढ़ाना स्टार्ट कर देगी ब्लड प्रेशर को, तब तक 20 वीक आपको देखने को मिल चुके होंगे। इसीलिए रीजन है कि 20 वीक के बाद में ही सर आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है। उससे पहले तो बॉडी ये देखती है कि हाँ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होगा जिसके कारण आपकी स्पाइनल आर्टरी क्या हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी, फनल शेप हो जाएंगी और मोर ब्लड फ्लो होगा। लेकिन जब नहीं होता है ऑटोमेटिक तो फिर बॉडी क्या करती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है और फिर बॉडी अपना क्या करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है और वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर फिर सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ गया है। हाँ, सीधी सिंपल बात, मींस मायोमेट्रियम लेयर में स्पाइनल आर्टरी में डायलेशन नहीं हो पाता है बिफोर 20 वीक। 20 वीक से पहले डायलेशन नहीं हो पाया, इसलिए 20 वीक के बाद में क्या हो चुका है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ है सर? ये बेटा एबनॉर्मल प्लेसेंटा के कारण हुआ है। सर ये दोनों फेज किसमें कंप्लीट होती है? ये नॉर्मल प्लेसेंटा वाली फीमेल में कंप्लीट हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे पहला क्या लिखा था, एबनॉर्मल प्लेसेंटा लिखा था ना यहां पर, एबनॉर्मल प्लेसेंटा। यही रीजन है यहां पर प्लेसेंटा के अंदर जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है वो नहीं हो रहा है। नॉर्मल प्लेसेंटा होता है तो हो जाता है ठीक, अगर एबनॉर्मल प्लेसेंटा होगा तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब उसके कारण क्या होगा, अब हाइपरटेंशन एक बार हो गया फिर क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन हुआ बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है प्रॉपरली, बॉडी क्या करेगी, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या कर देती है, कैटेकोलामाइंस रिलीज करवाती है। वो क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोस्पाज्म होता है, उसके कारण और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। बॉडी को लगेगा कि बच्चे के पास ब्लड नहीं जा रहा है तो बॉडी क्या करेगी, और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी। अब इसके बाद में सारे एक एक सिम्टम्स निकल के आएंगे, आपके एडिमा क्यों हो रहा है, प्रोटीनूरिया क्यों हो रहा है, हेल्थ सिंड्रोम क्यों हो रहा है। ठीक है, जितने भी आपके सिम्टम्स बन सकते हैं वो सारे सिम्टम्स निकल कर आएंगे। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता क्या है, वैसोस्पाज्म क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें। तो आप इसको लिखना चाहेंगे क्या, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख लीजिए। कभी इन फर्दर आपको मान लीजिए कहीं पढ़ाना पड़ जाए तो आप ऐसे पढ़ा के माहौल बना सकते हैं अपना, ना, वरना बहुत चीजें इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। लिख लीजिए। देखिए वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्या हुआ, एक पिक्चर क्लियर होगी दिमाग के अंदर कि सर होता क्या है। वरना मैं आपको सिंपली कहता कि डेट नॉर्मल प्लेसेंटा के अंदर किसी प्रकार का कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, लेकिन जब प्लेसेंटा एबनॉर्मल होता है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही लाइन एक लाइन में भी क्लियर हो सकती थी। तो आप चाहें तो एक बार लिख लीजिएगा,
जो मैं काम काम की चीज लिखवा रहा हूं, बाकी आपने सभी ने समझ ली ना, वो बहुत अच्छी बात है। एबनॉर्मल प्लेसेंटा के अंदर लिख लीजिएगा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा। पहले लिखिएगा इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, इन नॉर्मल प्रेगनेंसी the two stages of trophoblastic invasion. नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, दो स्टेज होती है ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन की। हाँ, अच्छा आरजे में आओगे, ओबीजी तो नहीं पढ़ाओगे कोई है? कोई ओबीजी तो नहीं पढ़ाने वाला? ऐसा ना हो कि सर हमें तो ओबीजी पढ़ानी है। फर्स्ट देखिएगा, दो स्टेज होते हैं ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन के ना। अब दो स्टेज कौन कौन सी होती हैं इसमें लिख लीजिएगा। फर्स्ट एट 12 to 14 वीक up to endometrium invasion। दूसरा at 16 to 18 वीक up to myometrium invasion। ये दो होती हैं। हाँ, क्यों गरीब आदमी के पेट पे लात मत मारना ना, ऐसा ना हो कहीं यहां आके फिर तुम ओबीजी पढ़ाने लग जाओ, फिर मैं क्या ही करूंगा सारा दिन बैठा बैठा। अच्छा मुझे आराम देंगे? चलिए, मोस्ट वेलकम है, सिलेक्शन लो और आ जाओ, मैं चाहता हूं अपनी ही टीम बने। यहां तक लिखा सभी ने। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, दो स्टेज होती है किसकी, ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन की। एक होती है 12 to 14 वीक अप टू द एंडोमेट्रियल इन्वेजन, दूसरी होती है 16 to 18 वीक अप टू मायोमेट्रियम इन्वेजन। मायोमेट्रियम तक क्या होता है, इन्वेजन आपको देखने को मिलता है। लिखा है यहां तक सभी ने? नेक्स्ट, ये मैं रहने देता हूं आपकी पीडीएफ में, हो सकता है किसी का दिमाग चल जाए तो इसमें कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। लिखा ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बोल के बताया तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, एक लाइन लिख लीजिएगा, इन दिस invasion trophoblast invade into spiral arteries and replace tunica media to make the artery funnel shape and more broad। For more blood flow to placental सर्कुलेशन, प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है,
हाँ, बहुत अच्छा आइडिया आपका। आधी क्या फिर पूरी तुम पढ़ा देना, है ना? सही है, फिर मुझे रेस्ट मिल जाएगा। चलिए, इसमें क्या होगा? इन्वेजन मैंने लिखवा दिया कि क्या होगा आपका, इन्वेजन से जो स्पाइरल आर्टरी मोर ब्रॉड हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये तो हमने लिखा है नॉर्मल के अंदर, बट से नेक्स्ट लिखेगा, बट इन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी एबनॉर्मल प्लेसेंटा, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा होगा, और इस एबनॉर्मल प्लेसेंटा के कारण क्या होगा, द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इनकम्प्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है at 16 to 18 week, so that simply लिख लीजिए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज आफ्टर 20 week in pregnancy induced hypertension due to compensation mechanism of बॉडी क्या करना चाहेगी, उसको कंपनसेट करना चाहेगी, उसके कारण क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर 20 वीक। ये हमने उस चीज को लिख लिया है। सपने तो अच्छे होते बेटा सबके, है ना? चलिए, आई विश कि वो सभी के पूरे हो जाए, आपके जल्दी से सारे के सारे नौकरी लग जाओ और फिर सारे के सारे यहीं आ जाना। फिर हम देंगे नर्सिंग वालों को फ्री एजुकेशन, ठीक है ना? आप अगर कोई पैसा नहीं लोगे तो फिर मैं फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयार हूं। तो जो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारे बैच में, पिछले बैच में भी बहुत से बच्चों ने कहा था सर हम सिलेक्शन होने के बाद में आरजे केयर पॉइंट में जरूर आएंगे और हम वहीं पढ़ाएंगे। अब सिलेक्शन भी हो गया, उनको पोस्टिंग भी मिल गई, अब कोई याद ही नहीं करते। तो ऐसा तुम तो नहीं करने वाले, ऐसा ना हो कहीं सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग मिल गई, मस्त हैं अपनी जिंदगी में, कौन थे आरजे केयर पॉइंट, कौन थे राजेश सर, किसी को पता नहीं है। ऐसा ही होता है ना? उनको भी मैं यही कहता था कि आप सब भूल जाएंगे, तो वो सब यही कहते थे, बोला सर नहीं भूलेंगे। अब आप भी यही कमेंट करने वाले कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। कर दीजिए फटाफट यही कमेंट। लिखा सभी ने? चलिए, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। ये तो बात हुई क्या, सबसे पहली सिचुएशन एबनॉर्मल प्लेसेंटा। अच्छा ऐसे, लिख लिया सभी ने? अब देखिएगा नेक्स्ट इटियोपैथोजेनिक्स की बात कर लेते हैं। चलिए, इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप कर दे रहा हूं क्योंकि 15 मिनट है, 15 मिनट बाद मेरी यूट्यूब क्लास है, फिर इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं यूट्यूब क्लास के जस्ट बाद में, ठीक है? उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं कहते, मतलब वाली कोई बात नहीं, बुलाएंगे उनको, ठीक है? और उसके बाद में उनकी क्लास लेंगे। अभी उनको थोड़ा कमा लेने दीजिए,
उनके सपने पूरे करने ले दीजिए, उसके बाद में बुलाएंगे उनको ना। नहीं, ऐसा नहीं कि रोज ही कॉल करें। हाँ, व्हाट्सएप मैं यूज नहीं करता। चलिए व्हाट्सएप यूज कर लेंगे। मैं इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसकी इटियोपैथोजेनेसिस थोड़ी सी हैवी हो गई, अदरवाइज मैं सोचा था इसको कंप्लीट कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन ही बहुत अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी यूट्यूब क्लास कंप्लीट होती है, फिर उसका हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, नॉर्मल प्लेसेंटा तो नहीं होगा, ठीक है बेटा, नॉर्मल प्लेसेंटा है तो नहीं होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए आज यूट्यूब के ऊपर क्लास होगी समथिंग 1.5 से 2 घंटे की, तो 2 घंटे बाद आपकी क्लास रहेगी, यानी 12 बजे से, ठीक है। थैंक यू। 12 बजे से नेक्स्ट क्लास रहेगी, यूट्यूब के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास रहेगी, आपके टेस्ट के क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं। थैंक यू।